तो चलिए आज मुगल चित्रकला की दुनिया में एक बड़ा ही दिलचस्प सफर करते हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे तीन बड़े सम्राटों हुमायूं, अकबर और जहांगीर के दौर में ये कला शुरू हुई, कैसे आगे बढ़ी और कैसे अपने चरम पर पहुंची। तो सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक ही कला को तीन अलग अलग बादशाहों ने अपनी सोच, अपनी पसंद से एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। ये कहानी सिर्फ कला की नहीं है, बल्कि उन शासकों की भी है जिनकी छाप इस पर पड़ी। देखिए, हमारी कहानी हुमायूं से शुरू होती है, जहां इस कला का बीज बोया गया। फिर हम आते हैं अकबर के सुनहरे दौर में और आखिर में पहुंचते हैं जहांगीर के समय में, जहां ये कला अपने पीक पर थी। समझिए, ये हमारे पूरी बातचीत का एक रोड मैप है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज साफ कर लेते हैं कि ये मुगल चित्रकला आखिर है क्या। ये सिर्फ कोई एक स्टाइल नहीं है, बल्कि ये दो महान कल्चर का संगम है। एक तरफ ईरान की नफीस सजी धजी कला और दूसरी तरफ भारत की चटक जिंदा दिल कला। जब ये दोनों मिली तो कुछ नया ही बना। तो कहानी की शुरुआत होती है सम्राट हुमायूं से। वो जब अपने निर्वासन यानी एग्जाइल के बाद वापस भारत आए तो अकेले नहीं आए, अपने साथ ईरान के दो जबरदस्त कलाकार भी लाए। और बस यहीं से उस नई कला की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर भारतीय कला की शक्ल ही बदल दी। हुमायूं के वक्त की जो पेंटिंग्स थी, उन पर फारसी यानी कि पर्शियन असर साफ दिखता है। रंग एकदम फ्लैट हैं, उनमें कोई खास गहराई या शेडिंग नहीं है। लोग भी पतले और लंबे बनाए गए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पर्शियन मिनिएचर्स में होते थे। और ज्यादातर पेंटिंग्स दरबारी जिंदगी के इर्द गिर्द ही घूमती थी। इस दौर का एक बेहतरीन उदाहरण है हमजा-ए-निज़ामी की पेंटिंग्स। इन तस्वीरों में मीर सैयद अली और अब्द समद जैसे बड़े कलाकारों का काम देखने को मिलता है। ये पेंटिंग्स हमें उस शुरुआती दौर की कला की एक अच्छी झलक देती हैं। चलिए, अब हुमायूं के दौर से आगे बढ़ते हैं और आते हैं अकबर के शासनकाल में। सही मायनों में यहीं पर इस आर्ट फॉर्म को अपनी असली पहचान मिली। ये मुगल पेंटिंग का गोल्डन एज था। जरा ये फर्क देखिए, जहां हुमायूं के दौर की कला थोड़ी शांत और फॉर्मल सी है, वहीं अकबर के दौर की कला में एक अलग ही हलचल और जिंदगी है। अब पेंटिंग सिर्फ दरबार की नहीं थी, उनमें युद्ध, शिकार और आम जिंदगी के बड़े बड़े सीन थे। अकबर ने कला को कहानियां सुनाने का एक जरिया बना दिया था। उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक बहुत बड़ी वर्कशॉप, जिसे तस्वीर खाना कहते थे, बनवाई। वहां 100 से भी ज्यादा कलाकार काम करते थे। और जानते हैं खास बात क्या थी? यहां हिंदू और मुस्लिम आर्टिस्ट साथ मिलकर पर्शियन और इंडियन स्टाइल को मिला रहे थे। अब तस्वीरों में एक्शन था, एनर्जी थी। अकबर के दौर का सबसे बड़ा काम था हमजानामा। ये पैगंबर मोहम्मद के चाचा अमीर हमजा की बहादुरी के किस्सों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन था। इसमें 1400 से भी ज्यादा बड़े बड़े चित्र थे। ये कोई किताब नहीं थी, ये तो पेंटिंग्स में लिखा गया एक पूरा महाकाव्य था। अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं, सम्राट जहांगीर का दौर। यहाँ कला ने असलियत और बारीकी की नई ऊंचाइयों को छुआ। अब कला बादशाह की अपनी पसंद का आईना बन गई थी। अकबर के बड़े बड़े एक्शन सीन और जहांगीर की शांत पेंटिंग्स का फर्क देखिए। भीड़-भाड़ वाले नज़ारों की जगह अब किसी एक इंसान का चेहरा या प्रकृति का कोई छोटा सा हिस्सा ले चुका था। एक्शन की जगह अब शांति और असलियत ने ले ली थी। जहांगीर को प्रकृति से एक अलग ही लगाव था और ये उनकी कला में साफ दिखता है। वो चाहते थे कि उनके कलाकार हर चीज को, चाहे वो कोई पक्षी हो, जानवर हो या फूल, बिल्कुल वैसा ही बनाएं जैसा वो असल में दिखता है। समझिए, एक साइंटिस्ट की तरह। उस्ताद मंसूर जैसे कलाकार तो इस काम में माहिर थे। उन्होंने तो साइबेरियन क्रेन और डोडो जैसे पक्षियों की भी ऐसी तस्वीरें बनाई कि मानो वो आज भी जिंदा हों। लेकिन मन में एक सवाल आता है, ये कलाकार इतने कमाल के चित्र बनाते कैसे थे? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि वो क्या चीजें और कौन से तरीके इस्तेमाल करते थे। सब कुछ बेहतरीन चीजों से शुरू होता था। कागज कोई मामूली नहीं था, वो था हाथ से बना वासली पेपर, जिसे कई परतों को चिपका कर तैयार किया जाता था। ब्रश इतने बारीक होते थे कि उन्हें गिलहरी के बालों से बनाते थे, और रंग वो पत्थरों और फूलों को पीसकर बनाए जाते थे। और चमक दमक के लिए असली सोने चांदी का पाउडर इस्तेमाल होता था। सोचिए जरा,
और पेंटिंग बनाने का प्रोसेस भी उतना ही कमाल का था। सबसे पहले एक मास्टर आर्टिस्ट मेन स्केच तैयार करता था, फिर दूसरे कलाकार रंगों की पतली पतली कई परतें चढ़ाते थे। इसके बाद शेडिंग से तस्वीर में गहराई लाई जाती थी और आखिर में सबसे माहिर कलाकार सोने और चांदी से बारीक काम करते थे। ये एक टीम वर्क था जिसमें हर कदम पर सब्र और हुनर की जरूरत थी। तो इस पूरी कहानी के बाद हम इस कला की विरासत को कैसे देखें? चलिए, हर सम्राट ने क्या खास दिया और इस कला की अहमियत क्या है, इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। हुमायूं ने फारसी नींव रखी, अकबर ने उसमें भारतीय रंग मिलाए, उसका दायरा बढ़ाया और उसे कहानियों से भर दिया, और जहांगीर, उन्होंने इसे असलियत और प्रकृति के अध्ययन के साथ परफेक्शन तक पहुंचाया। तीनों ने मिलकर एक ऐसा स्टाइल बनाया जो दुनिया में कहीं और नहीं था। तो जो सबसे बड़ी बात याद रखने वाली है वो ये है कि मुगल पेंटिंग दो दुनियाओं की बेहतरीन चीजों का संगम है। ये पारसी कला की नज़ाकत और भारतीय कला की जान का एक ऐसा मिलाप है जिसने एक बिल्कुल नया और अनोखा स्टाइल बनाया। और बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। मुगल चित्रकला को देखकर क्या लगता है? क्या कला उस जमाने का इतिहास लिख रही थी, या फिर बादशाहों और समाज का इतिहास ही उस कला को बना रहा था? इस पर सोचिएगा जरूर।